हेलो बच्चों, आपका स्वागत है टीकेजी क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे हमने। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज, स्टेट, कंडीशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आगे का अपना लेक्चर और स्टार्ट करते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस से। सो बच्चों, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डिजाइन की गई है। मतलब जो भी कुछ सारे जितने भी प्रोसेस हम पढ़ते हैं मैक्सिमम वो हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं। मगर जो जब हम प्रैक्टिकल अगर बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यूनिवर्स में। तो ऑल द प्रोसेस आर मैक्सिमम इरिवर्सिबल। तो आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो अ प्रोसेस which is carried out in such a manner that forward and reverse path are same। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ, अगर आने वाला पाथ और वापस उसी इनिशियल स्टेट पर जाने वाला पाथ, अगर वो सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा तो वो इरिवर्सिबल होगा। मगर बच्चों, क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? नहीं, ये डेफिनेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ तो सेम हो ही, उसके अलावा विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग का उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ गए? तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या। बेसिकली इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं हो सकता, मतलब उस प्रोसेस का सिस्टम और सराउंडिंग पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो ऐसा प्रोसेस वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मगर जो भी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं वो पूरी तरह से मैक्सिमम केसेस में वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही डिजाइन किया गया। मतलब हम एक आइडियल प्रोसेस को लेकर चलते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या जो है ड्रॉबैक्स आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अगर बच्चों देखिए, अगर मैंने एक सिस्टम लिया और सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एनीथिंग अपॉन विच अवर स्टडी इज फोकस्ड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या क्वांटिटी ऑफ स्पेस या मैटर होगा उसे हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और सराउंडिंग क्या होता है बच्चों? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में केवल इमीडिएट सराउंडिंग से ही मतलब है, मतलब वी आर कंसर्न विद ओनली इमीडिएट सराउंडिंग। सो अगर मैं सिस्टम को, अगर मान लीजिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है और वी आर फॉलोइंग द पाथ ए, और हम ए पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए हमने पाथ क्या फॉलो किया? ए। अब इसी प्रोसेस के दौरान मान लीजिए लेट सपोज हमने 40 जूल हीट सिस्टम से सराउंडिंग को दे दिया। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं इनिशियल टू फाइनल और हमने पाथ क्या फॉलो किया? ए। तो अब देखिए सिस्टम और सराउंडिंग दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो इनिशियल टू फाइनल आपने क्या किया? सिस्टम ने सराउंडिंग को 40 जूल हीट दिया, तो सिस्टम ने कितना हीट लूज किया होगा बच्चों? 40 जूल। और सराउंडिंग ने सिमिलरली कितना हीट गेन किया होगा? 40 जूल।
तो ये देखिए -40 जूल और +40 जूल। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो देता है, जो जहां से जा रहा है वहां माइनस, और जिसको मिल रहा है वो प्लस। इसके बाद अगर हम इसी प्रोसेस को रिवर्स करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ। समझ गए? या आप इसे यहां पे भी लिख सकते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो वी हैव फॉलोड पाथ है। अब अगर हम रिवर्स पाथ पे जा रहे हैं, मतलब अगर हम वापस आना चाहते हैं, वापस हम इनिशियल स्टेट पर आना चाहते हैं, तो फाइनल टू इनिशियल हम आ गए। तो अब वापस क्या किया हमने, सराउंडिंग के पास कितना हीट है 40, तो सराउंडिंग में वापस कर दिया इसे 40 जूल हीट। तो फिर वी फॉलोड द सेम पाथ, तो यहां पर हमने पाथ सेम फॉलो किया वापस आने के लिए। तो अब सिस्टम ने, सराउंडिंग ने क्या किया, 40 जूल हीट सिस्टम को वापस कर दिया, तो अब ये +40 हो जाएगा, और सराउंडिंग में कितना हीट लूज कर दिया होगा, 40 जूल। तो अब बच्चों देखिए यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो सिस्टम ने नेट एनर्जी कितना लिया, 0 जूल, और सराउंडिंग के पास नेट इफेक्ट क्या दिख रहा है आपको, 0 जूल। तो आपने देखिए ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड पाथ और रिवर्स पाथ, देखिए F2I आने के लिए मैंने सेम पाथ फॉलो किया, और सिस्टम पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और सराउंडिंग पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ गए बच्चों? तो ये हमारा टॉपिक था जो छूटा हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने नहीं कंप्लीट कराया था इसे, तो मैंने इस क्लास में इसको कंप्लीट करा दिया। अब एक प्रोसेस और आता है बेटा, दैट इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर। तो ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस which is carried out in a very slow manner। तो ऐसा प्रोसेस जिसको हम स्लो मैनर में करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे हमने एक ब्रेकर लगा दिया है, और ये पिस्टन है, लेट वी टेक अ पिस्टन, और यहाँ पे कुछ गैस भरे हुए हैं, हीट है, हीट है, मतलब हीट क्या है, इसके अंदर गैस भरा हुआ है जो गर्म है। तो अब क्या होगा, जैसे ही गैस गर्म होगी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा। तो हमने दो केस लिए हैं बच्चों, केस ए और एक लिया हमने केस बी। इस केस में मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा मास, एक बड़ा सा वेट आपने लिया है, आप 1000 kg का ले सकते हैं या कितना भी भारी वेट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम इस वेट को अचानक हटा देते हैं तो ये क्या होगा, ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट ए से बी पर पहुंच जाएगा, मतलब इसका इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाएगा और ये अचानक से बी पर पहुंच जाएगा। समझ गए? तो एक फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम इस वेट की जगह पर छोटे छोटे स्मॉल वेट लगाते हैं, सेम उतने ही मास का हमने क्या किया, छोटे छोटे मास लिए, और अगर अब हम इसको 1 by 1 हटाते हैं तो क्या इस केस में क्या होगा बच्चों, आपको देखिए ए से बी के बीच में इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकते हैं। तो अगर आप एक साथ हटाते हैं तो इनके बीच के जितने भी इक्विलिब्रियम स्टेट हैं उनकी बिना किसी जानकारी के आप बी पॉइंट पर पहुंच गए। मगर इस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि यहां से अगर आप इसको हटाते हैं एक वेट तो ये अपना एक शिफ्ट होगा, फिर ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा, मतलब अगर आप इसको देखें, कायदे से ऑब्जर्व करें तो माइट भी कि वो आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो इतने स्लो मैनर में चल रहा होगा। तो द प्रोसेस विच इज कैरीड आउट
इन अ वेरी स्लो मैनर। तो अब यहां से ए और बी के बीच में इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकते हैं। तो हर स्टेट के बारे में आपको जब जानकारी मिल जाएगी तो हाँ, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लगभग सटा हुआ नजर आएगा आपको। तो इसकी इसकी जो लाइन बनती है वो एक फर्म लाइन बनती है। तो ये सारे इक्विलिब्रियम स्टेट हैं इनफाइनाइट। तो अगर आप इनको मिला देंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं होगा तो उसका कर्व कैसा बनेगा, डॉटेड लाइन से बनेगा। तो ये है नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और ये है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ गए बच्चों? तो द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विद वेरी स्मॉल ग्रेडियंट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को करने के लिए इसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स का जो बेस है वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखे बिना आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं सीख सकते। और यहां पर सारे टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स की एक बहुत अच्छी बात है, यहां पे सब टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मतलब ये नहीं कि आपने एक टॉपिक खत्म किया ये तो ये खत्म हो गया, अब दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। बिना एक, अगर आपने टेम्परेचर नहीं पढ़ा तो आप हीट नहीं पढ़ेंगे, हीट नहीं पढ़ा तो हीट ट्रांसफर नहीं, फिर वर्क ट्रांसफर नहीं। तो इसी तरह से यहां पर आपको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना होगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉज दिए गए हैं बच्चों। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। अभी मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और इससे आपके काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इन लॉज का थर्मोडायनेमिक्स में क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या देता है बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, ठीक है। यहीं से हमें टेम्परेचर के बारे में भी पता चलता है। देखिए कई टेम्परेचर के बारे में, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में भी हमें यहां से पता चलता है। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस जिसे हम इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी लेके आते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब which property is required to find the temperature is known as thermometric property। तो जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चलता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, जैसे कोई बॉडी ए कोई बॉडी बी, इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB। आप मान लीजिए TA TB से ज्यादा है, टेम्परेचर ऑफ A इज हायर देन टेम्परेचर ऑफ B। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो ये क्या होगा, कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम दे विल अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। इनके टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे आप कमरे से बाहर आते हैं, कमरे के बाहर से आते हैं, कुछ देर बाद आपका टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर लगभग, आपका बॉडी का टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर बराबर हो जाता है।
आप ग्लास का पानी रखते हैं ठंडा, आप देखते होंगे ग्लास के साइड साइड में वेपराइजेशन हो जाता है, कुछ देर बाद पानी नॉर्मल हो जाता है। तो जब दो बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो दोनों बॉडी आफ्टर सम टाइम एक इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम से। तो हमें पता चलेगा जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम। और यहां पर हम टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे थर्मोमीटर। अब देखिए बच्चों, ये जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बेसिक लॉ है जहां पर हमें टेम्परेचर, जो कि एक बेसिक यूनिट है, उसके बारे में पता चला, उसके बारे में इन्वेंट किया। तो उससे पहले हमारे दो लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्वेंट हो चुके थे या पिक्चर में आ चुके थे। तो फर्स्ट लॉ, अब जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और एक स्पेशल टाइप का सिस्टम मैंने बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक स्टेटमेंट हम इसमें देते हैं, फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगॉन अ साइकिल द समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। मगर अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया, इससे हमें क्या पता चला। तो इससे हमें पता चला, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिक एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। केवल इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। उसके बाद हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक और चीज का पता चला, वो क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी। तो आखिर ये इंथैल्पी किस चिड़िया का नाम है? कई बच्चे इंथैल्पी को नहीं समझ पाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा और आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो इंथैल्पी आखिर है क्या? इंथैल्पी का मतलब है, अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में बात करें, इट इज एनालॉगस टू हीट। इट इज एनालॉगस टू हीट, समझ गए बच्चों? इट इज एनालॉगस टू हीट। तो किसी भी फाइनाइट मास का जो के अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ हीट होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ फाइनाइट मास इज नोन एज इंथैल्पी। तो एनालॉगस टू हीट, तो इंथैल्पी को अगर हम एक जनरल किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए इंथैल्पी की बात करें तो शायद हम इसको डिफाइन ना कर पाए, मगर वी कैन डिफाइन चेंज इन इंथैल्पी इन अ वेरी इजी मैनर। तो इंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं और U प्लस पीवी। तो बेसिकली इट इज अ एडिशन ऑफ टू एनर्जीज। तो पहली एनर्जी हम इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी भी देता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं बच्चों? आइदर बाय मास ट्रांसफर और बाय एनर्जी ट्रांसफर। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, तो पीवी क्या है बच्चों? हमारा फ्लो एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद। जब हम वर्क और हीट ट्रांसफर में आएंगे, H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, हम यहां से चेंज इन इंथैल्पी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि हीट ट्रांसफर इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जैसे आप आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली हमें क्या देता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। समझ गए बच्चों? चलिए हम आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की।
तो अब बच्चों जैसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमें जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें केवल बताया कि अगर हमारा सिस्टम क्लोज है तो समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W किसी भी साइकिल में ये वैलिड होता है। समझ गए। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तो यही बताता है कि फॉर अ क्लोज सिस्टम समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो सेकेंड लॉ मतलब हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए, एक साइकिल में। मगर यहां से हमें पता चला डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। देखिए अगर हम कायदे से बात करें तो हमको जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो का पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर है, थर्मोमीटर है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस हैं तो हीट कैसे फ्लो कर रही है, कहां फ्लो कर रही है, इसका पता हमें यहीं पे होना चाहिए। मगर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सेकेंड लॉ के बाद ही जेरॉथ लॉ आया और सेकेंड लॉ ऑलरेडी ये बता चुका था कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कैसे होगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें यह पता चलता है कि कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी फर्स्ट लॉ से पता चलता है और कितनी क्या क्वालिटी होगी, कितना हीट वर्क में ट्रांसफर होगा, ये हमें पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होगा ये हमें पता चलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसके बाद एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट आता है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, क्वालिटेटिव लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। यहां से हमें ये तीन चीजें पता चलती हैं। अब हम आते हैं, इसके अलावा जब आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो यहीं से हमें दो स्टेटमेंट मिलेंगे, पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट की हेल्प से ही हम पूरे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं। और एक फ्रीक्वेंट टर्म आता है ds इज इक्वल टू dq/t, जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही होता है और उसी टर्म को हम फ्रीक्वेंटली क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। तो बिफोर मूविंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम पहले जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहता है कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज, एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज जीरो। तो अब हम पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जेरॉथ, अब हम इसमें यहां पर टेम्परेचर का टर्म भी आएगा, तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं सबसे पहले। तो अब बच्चों टेम्परेचर क्या है, आखिर टेम्परेचर किस चिड़िया का नाम है। तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो बेसिकली ये तो एक किताबी डेफिनेशन है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सच असली में क्या डेफिनेशन है टेम्परेचर। देखिए हम अपने फिजिकल ऑब्जर्वेशन से किसी भी चीज को छू के बता देते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना है, इसका मतलब सॉरी ये इतना गर्म है, ये इतना ठंडा है, मगर हमें ये नहीं पता चलता कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो आखिर हम ये इसको कैसे पता चलेंगे, तो टेम्परेचर से पता चलेगा, बिकॉज इट क्वांटिफाइज, यही आपको बताएगा, टेम्परेचर ही आपको बताएगा कि ये कितना गर्म है और कितना ठंडा है। जब आप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करेंगे, उनका यूज करके आप बताएंगे कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है। तो इट क्वांटिफाइज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। समझ गए। तो टेम्परेचर ही हमें बताता है। अब ये बताता कैसे है, ये देखिए, जैसे अगर हम बात करें
कुछ गैस है, ये देखिए एक हमने बॉक्स के अंदर गैस भर दिया एंड गैसेस आर हॉट, गैसेस गर्म हैं। तो आखिर होता क्या है बच्चों, जब ये हॉट गैसेस इस कंटेनर के वॉल पर जाकर स्ट्राइक करेंगी, तो इन जब कोई मॉलिक्यूल, कोई पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस के एटम गर्म होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, हीट की वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखिए ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इनकी दीवार पर जाकर कोलाइड कर रहे हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि it quantifies the average kinetic energy of particle of a substance, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, और ये यही बताएगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आपकी है वो हीट में कितनी कन्वर्ट हुई। तो कितना पोर्शन कन्वर्ट हुआ उसी से आपको पता चलता है कितना गर्म है और कितना ठंडा। अब देखिए अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए सपोज, इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा, ठंडा होगा, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। तो क्या वहां का टेम्परेचर हम कह सकते हैं 0 होगा, अगर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए? तो अगर टेम्परेचर 0 है तो सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। समझ गए? तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0, तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। समझ गए? तो 0 केल्विन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टेम्परेचर पर कोई भी पार्टिकल किसी भी तरह की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं एसोसिएट करेगा। तो इसी को अब देखिए अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में रहते हैं, तो इनके अंदर जो मोशन है, जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो सकता है, दो इस तरह से मोशन हो सकता है ट्रांसलेशन, या फिर इस तरह से हो सकता है, या फिर ये अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। मगर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड के केस में क्या होता है कि ये एक दूसरे को इधर उधर पुश करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं हम, लैटिस वाइब्रेशन। तो ये क्या करते हैं, एक अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड में जो टेम्परेचर राइज करने पर क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं। अब यही अगर हम लिक्विड में बात करें और यही हम अगर गैस में बात करें, तो तीनों में अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं। यही सेम फिनोमिना आप एंट्रोपी के लिए भी देख सकते हैं। सॉलिड में डिसऑर्डरनेस कम होगा, लिक्विड में उससे ज्यादा होगा, और गैसेस में और ज्यादा होगा, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए हैं सॉलिड्स में। तो एट एब्सोल्यूट, अगर हम अब थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पर नहीं लेते हैं, इसे हम किस पे लेते हैं, केवल केल्विन स्केल पर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो अब हम अगर थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, अब यहां पर एक टर्म और ऐड हो जाता है बच्चों, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन at absolute temperature for perfect crystalline entropy is 0। यही हमें बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। for a perfect crystalline solid,
at absolute temperature, entropy is 0. तो आज हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. अब हम इनको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. देखिए ये हमारे नेचर के लॉज हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम मैथमेटिकली नहीं प्रूव कर सकते. इनको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या कॉरलरीज दिए गए हैं. जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रूव करने के लिए, को सही बताने के लिए हमने स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट दिए. कैल्विन प्लांक ने अलग स्टेटमेंट दिया, क्लॉसियस ने अलग स्टेटमेंट दिया, और ये दोनों ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं. तो वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी 4 कॉरलरीज या कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए, जिनसे मतलब हम इन्हें तर्क भी कह सकते हैं, या ऐसे सिद्धांत जिनका जो कभी गलत ही नहीं हो सकते. जैसे पहला क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ. तो हम इन्हें फर्स्ट लॉ को हम 4 कॉन्सिक्वेंसेस से प्रूव करते हैं. पहला क्या है, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन. दूसरा क्या है, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी. और थर्ड क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट. एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. और फोर्थ क्या है, PMM1 मतलब परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल. तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.